विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अ, तो ये अपना एक टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट सेकंड टॉपिक है चैप्टर का। तो बेसिकली अब इतना तो समझ ही गए हैं सब, स्ट्रेस क्या है ना? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या है स्ट्रेस को कोप अप करने की। अब कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स देखते हैं, ठीक है? इसके पहले हमने स्ट्रैटेजीज देखी, अब कुछ टेक्निक्स देखते हैं थ्रू विच स्ट्रेस को अपन थोड़ा सा अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं। एंड मोर और लेस ये सारी टेक्निक्स आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होगे, कर चुके होगे। एंड इससे कई ज्यादा चीजें आप लोगों को हो सकता है ऑलरेडी पता हो, है ना? बट लेट्स गेट इनटू इट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो पहला जो टेक्निक है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है? बेसिकली इस टेक्निक का एम ये है कि सबसे पहले तो जो सिम्टम्स है स्ट्रेस के वो उसको कम करता है, ठीक है? लाइक सबसे पहले क्या होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना? एकदम हार्ट रेट बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हम सांस लेने लग जाते हैं, एकदम फास्ट ब्रीदिंग होती है ना? तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या करता है, सबसे पहले इन सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो इसमें हम यूज करते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, सबसे पहले हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल होता है एंड थ्रू दैट हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं। सो एज फार एज वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली, धीरे धीरे हमारा मसल रिलैक्स होता है एंड आफ्टर सम टाइम आवर माइंड एंड बॉडी इज फाइनली एट पीस, है ना? जब हम स्ट्रेस में होते हैं उसके बाद एज कम्पेयर टू दैट स्टेट हमारा बॉडी थोड़ा ज्यादा पीसफुल फील करता है, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड फील करता है इस रिलैक्सेशन टेक्निक से, ठीक है? यूज किया होगा, सबने यूज किया होगा ये। किया है कि नहीं किया है? हो गए क्या? किया है मैम। किया है। ओके। सो द सेकंड टेक्निक इज मेडिटेशन प्रोसीजर। सबको पता है कि मेडिटेशन हैज ऑलवेज प्रूव्ड, है ना, ऑलवेज प्रूव टू बी अ वेरी गुड टेक्निक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, है ना? प्रेजेंट अगर अभी आप स्ट्रेस में हो तो भी, एंड इन फ्यूचर भी उन ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए, उन ट्रिगर्स को कम करने के लिए मेडिटेशन हैज ऑलवेज प्रूव्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड, है ना? तो मेडिटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ऐसी टेक्निक सीखते हैं इसमें जो हमारा अटेंशन एक जगह पे फोकस रखती है ना? हमारे माइंड में कोई एक्सटर्नल अनवांटेड थॉट्स नहीं आते। एंड अगर हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है तो वी अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग दैट अटेंशन बैक टू दैट वन पॉइंट विच वी वर फोकसिंग अर्लियर, है ना? बार बार हम वो रीफोकसिंग वाला काम करते हैं इसमें, है ना? और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ अभी के लिए है, बट मेडिटेशन हमेशा वर्क करता है इवन इफ आप स्ट्रेस में हो तब भी, या फिर आपको आगे चल के अपने स्ट्रेस का ट्रिगर कम करना है तब भी, ठीक है? और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन होते हैं, है ना? कुछ डीप ब्रीथिंग के लिए हो सकती है, ठीक है? और मतलब कुछ डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स होती है ना, एकदम तेज तेज सांसें नहीं लेते हम, उसमें लंबी सांसें लेते हैं और स्लो सांसें लेते हैं, ठीक है? तो एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक हो गई। एंड साउंड हीलिंग मेडिटेशन हो गया, है ना? उसमें बोल्स के थ्रू डिफरेंट साउंड्स क्रिएट किए जाते हैं, है ना? और विपसना मेडिटेशन हो गया, उसमें बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं विच वी कैन यूज, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। ओके? तो मेडिटेशन भी ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। देन बायोफीडबैक। बायोफीडबैक बेसिकली क्या करता है ना, बायोफीडबैक मेनली फोकसेस ऑन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो हमारे स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है? एक रिलैक्सिंग ट्रेनिंग देता है हमारी बॉडी को। तो बायोफीडबैक में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है ना कि सबसे पहले हमको तो ये देखना पड़ेगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जैसे कल अपन ने बात करी कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, है ना, कुछ लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है, कुछ लोग डिजी फील करने लग जाते हैं, कुछ लोग नॉशियस फील करते हैं। इट्स डिफरेंट टू एवरीवन। सबका अलग अलग कुछ ना कुछ होता है। तो सबसे पहले यू हैव टू बी अवेयर
कि आपका क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस। बिकॉज अंटिल अनलेस आपको ये नहीं पता चलेगा, आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी अवेयर। सेकेंड थिंग इज दैट you have to learn different methods जिसके थ्रू you can control these responses and you can manage yourself बिना किसी दूसरे की हेल्प के। you can manage yourself। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि what works for you। ठीक है, तो दूसरा ये है कि you have to learn ways of controlling that particular physiological response that you are having। और तीसरा है कि आपको जो भी आपने चीजें सीखी है ना, टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, उन सारे तरीकों को आपको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार आपने अपने ट्रिगर को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बार हो सकता है जब सेम ट्रिगर आपके पास आए तो दूसरी बार भी आपको सेम चीजें फेस करनी पड़े, सेम आपको एंजाइटी हो सकती है, सेम आपका जो भी आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हो सकता है। तो आपको वो सारे तरीकों को अपने डेली लाइफ में भी इंक्लूड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट ट्रिगर एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो biofeedback does this and with the help of three different stages or three different steps। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay। Now coming to creative visualization। Creative visualization क्या करता है? This method tells you कि आप कई बार अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ मतलब डेली बेसिस पे, यूजुअली पीपल से कि आप आंख बंद करिए एंड इमेजिन यू आर इन योर हैप्पी प्लेस, इमेजिन डूइंग थिंग्स you want to you like, imagine doing things that makes you happy। और बहुत ही काम सी एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, है ना। तो जब ये सारी चीजें आपको करवाता है कोई प्रोफेशनल तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में एक कामिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उस कामिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है ना। आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर स्ट्रेस का जो स्टेट था उस स्टेट से हट के जो है एक रिलैक्स्ड स्टेट में चली जाती है ना। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें डज नॉट वर्क फॉर एवरीवन। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट डिफर्स, है ना। आपके लिए क्या वर्क करता है, यू हैव टू फिगर दिस आउट, बट दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है। देन अगर इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक के बारे में यू विल हैव अ वेरी डीप स्टडी चैप्टर 5 में, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। दैट इज वन ऑफ अ टेक्निक, है ना, जो यू यूज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए, वो आगे आप लोग पढ़ोगे। बट कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक बेसिकली क्या करता है ना, आपके इररेशनल थॉट्स को हटा के इट मेक्स यू लर्न कि आप कैसे इररेशनल थॉट्स को हटा के आप रैशनली सोच सकें। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि इररेशनल और रैशनल थॉट्स क्या होते हैं? पता है किसी को? एनीवन? ओके। तो रैशनल थॉट क्या होता है? रैशनल थॉट वो थॉट होता है जो आपको इमोशन, लॉजिक और रियलिटी तीनों को मिला के जब आप कुछ सोचते हो तो उसे हम कहते हैं रैशनल थॉट। ठीक है, मतलब कि इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम, है ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं किसी वक्त, या बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ना, और कोई इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो आप बेसिकली, उस वक्त बोलते हैं ना कि जब गुस्सा आ रहा होता है या जब आप इमोशनल होते हैं तो कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। व्हाई पीपल से दैट? क्योंकि उस वक्त ना आप यू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू योर इमोशंस एंड लेस इम्पोर्टेंस टू रियलिटी एंड लॉजिक। एंड कोई भी अच्छा डिसीजन लेने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तीनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, तो रैशनल थॉट इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स एंड इररेशनल थॉट एकदम अपोजिट है। आप लॉजिक और रियलिटी को हटा के सिर्फ इमोशनल होके अगर सोचते हो, है ना, सिर्फ एक एस्पेक्ट को फोकस
करते हो तो वो इर्रेशनल थॉट हुआ। तो कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक क्या करता है, वो इर्रेशनल थॉट को हटाकर आपको सिखाता है कि आप कैसे रैशनल हो सकते हो, कैसे पॉजिटिव हो सकते हो। अब मान लो कोई इंसान सोच रहा है कि आई शुड बी लव्ड बाय एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड लव मी। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? हो सकता है 10 में से आपको 8 ही नहीं 9 लोग आपको पसंद करें, बट कहीं ना कहीं वो एक इंसान आपको मिलेगा हु डोंट लाइक यू। तो ये इररेशनल थॉट हुआ ना, दैट आई शुड बी लव्ड बाय एवरीबॉडी, एवरीवन शुड लाइक मी, आई शुड बी गुड एट एवरीथिंग। नहीं हो सकता ये प्रैक्टिकली, तो ये एक इररेशनल थॉट है। इसको रैशनल थॉट में कन्वर्ट करना ही सीबीटी का काम है, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। समझ आया? यस मैम। हम्म। अब यस मैम। सीबीटी जो है वो बेसिकली तीन फेजेस से गुजरता है। पहला इज असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम को डिस्कस करना फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्या है ना, जब आपके पास ऐसे क्लाइंट होंगे ना जिनके पास बहुत ही इरेशनल थॉट्स होंगे, अगर आप सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। इफ यू थिंक कि वो प्रॉब्लम नहीं है, डज नॉट मीन कि सामने वाले के लिए वो प्रॉब्लम नहीं बन सकती, है ना? तो आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उनको एम्पैथी दिखा के आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे पैदा हुई। ये सारी चीज आपको पहले तो असेस करनी पड़ेगी। दूसरा है, यू कैन यूज सम स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, बिकॉज एवरी टाइम दे थिंक अबाउट ऑल दीज इरेशनल थॉट्स, तो क्या होता है, पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि इरेशनल है, तो दे गेट इनटू स्ट्रेस। तो जो भी अपन ने बहुत सारी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स पढ़ी हैं, वो आप अप्लाई करना सेकेंड स्टेप है। और तीसरा स्टेप है कि इन चीजों को कंटिन्यूअसली करते रहना एंड नॉर्मल फॉलो थ्रू, कि कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं देखना, है ना? कंटिन्यूटी और फॉलो थ्रू, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक। एंड द लास्ट टेक्निक इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक मतलब ऐसी चीज है विच कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आज की डेट में आई थिंक हम सब फेस करते हैं, स्पेशली आफ्टर दिस पैंडेमिक। हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, इवन आफ्टर नोइंग कि कल हमारा एग्जाम है, हम रात को 2 बजे तक फोन चला रहे हैं। पता है नहीं पढ़ेंगे फेल हो जाएंगे, पर हम तो चला रहे हैं। तो क्या होता है ना, व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी बिकम्स एक्टिव। और जब आप एक्टिव होते हो ना, तो पहली बात, यू फील गुड, यू फील रिलैक्स्ड, है ना? और उसके बाद क्या होता है कि चूंकि आप एक्टिव हो, तो अब आप अपना बाकी काम कर पाते हो, बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड एंड यू आर एक्टिव। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है विच ट्रीट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली स्ट्रेस बट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो स्ट्रेस के टाइम में फिजियोलॉजिकली हमको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी जितनी शायद उस इंसान को हो जो एक्सरसाइज ना करता हो। ठीक है? तो दीज वर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो बुक में लिखी है। अब आप लोग अपने हिसाब से बताओ कि और क्या क्या है जो हो सकती है, और विच यू गाइज यूज। चलो चलो जल्दी बताओ, श्रेया, फिजा, किशु, प्रतिभा। मैम मेरे को जब गुस्सा आता है तब मैं सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ। जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ, ईयरफोन लगाया, हाई हम्म। वॉल्यूम में सॉन्ग, ओके, वेरी गुड। जो मतलब मेरे माइंड को रिलीफ रिलीफ फील हो। देता है। ओके। और मैम एक वो वाली वॉइसेस होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब यूटेंसिल्स वगैरह के थ्रू जो वॉइसेस आती हैं, बहुत काम वॉइस होती है, वो बहुत ज़्यादा रिलीफ करती है मेरे को। उस वॉइस का नेम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत रिलीफ फील कराती है। ओके, हाँ, यूजुअली साउंड हीलिंग में भी यही सारी चीजें, मतलब कुछ कुछ वैसे ही बोल्स यूज करके ना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके वैसे ही वॉइस यस क्रिएट की मैम। जाती है फॉर दैट कामिंग इफेक्ट। यस मैम। एनीवन एल्स? हाँ, मैम तो जब मेरे को ज्यादा गुस्सा आता है तो मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद करते हैं। ओके, वेरी गुड। फिर थोड़ा रिलीफ होता हाँ, है। लिसनिंग टू समथिंग लाइक कामिंग एंड मोटिवेशनल।
और I'm talking to a friend, going out for cycling or for a run or maybe painting or ओके sitting ओके by myself work. ओके लाइक परस्यूइंग योर हॉबीज काइंड ऑफ थिंग। हाँ मतलब like hobbies, yes, and then और introspection के wise what is happening, then I can हाँ always come ओके up with a solution. ओके ओके लाइक यू गेट सम आइडिया कि क्या और हो रहा मैम है। यस किशोर। इफ हाँ अगर बहुत ज्यादा ओवर गुस्सा आता है तो मुझे वेट लिफ्टिंग करना ज्यादा पसंद है, डंबल्स वगैरह। मतलब अपना पूरा स्ट्रेस ना एक्सरसाइज से कर देती है। हाँ जो हमने कल पढ़ा कि एंगर को अपने थोड़े बेटर जगह चैनल करो। आ रहा है ठीक है, बट थोड़ा यस बेटर जगह मैम। उसको निकालो। ओके वेरी गुड। और कोई? मैम जैसे आपने एक चीज कही थी, हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन समटाइम हम बहुत ट्रस्ट करते हैं जिस पर्सन पे, हम उससे जाके शेयर कर देते हैं, लेकिन हम्म। कभी जब हम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो हाँ ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि वो पर्सन मेरी पर्सनल चीज जाके कहीं और कह दे। बहुत बार ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। तो मैम ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप तो किसी पे ट्रस्ट करके कह रहे हो, जब तक आप अच्छे थे तब तक तो सारी बातें अच्छी थी, लेकिन जैसे आपका मतलब बात बंद हुई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो हम्म सारे थॉट इतने नेगेटिव में क्यों चले जाते हैं? मतलब एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू के चलते हर चीज गलत हो जाती है, मतलब सारी अच्छाइयाँ हट जाती हैं। वो होता ही है, चाहे कोई फ्रेंडशिप हो चाहे कोई रिलेशनशिप हो। इट्स लाइक वो दोनों तरफ से एक तो इक्वल एफर्ट्स लगते हैं टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। एंड जब कोई इशू होता है या कोई मिसमैच ऑफ ओपिनियंस होता है दो लोगों में, तो उस वक्त आप कितना भी कर लो आपको एक दूसरे की अच्छाई नहीं दिख सकती, बिकॉज राइट नाउ यू डोंट लाइक दैट पर्सन। वो उससे आ रहा है तो एकदम नेगेटिव जोन में चले जाते हो। यस मैम कॉमन है, पता नहीं क्यों। किसी और को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? मैम, लेकिन पर्टिकुलरली मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे फ्रेंड्स ने आज तक मुझे जो शेयर कर रखा हो मैं किसी से नहीं कह सकती, लेकिन मैंने ये देखा है वो जाके कह देना, मतलब ये बिहेवियर ही उन लोगों का ऐसा होता है या नेचर ही ऐसा होता है उनका? ना इट डिपेंड्स पर्सनालिटी पे भी, है ना। किसी की पर्सनालिटी होती है कि हर चीज को वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, जैसे तुम बोल रही हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी होगी। बट जो लोग नहीं रख पाते अपने तक, उनकी बेसिक पर्सनालिटी ही वैसी है। मैम ओके अगर मैम। मेरे से कोई शेयर ये करता है तो मैं कॉमन तो तभी सब में भूल होता जाती हूँ। श्रुति क्या क्या बोल रही हो? बोला था? रिपीट। मैम अगर कोई मेरे से कुछ शेयर करता है हाँ कॉन्फिडेंशियल, तो मैं वो तभी भूल जाती हूँ, तो मेरे को आगे मैं बोल ही नहीं पाती किसी को। मेरी भी फोकस पे इसमें नहीं रहती या फिर पता नहीं क्या, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ। ओके ओके। इट्स काइंड ऑफ अ गुड एंड बैड थिंग एट द सेम टाइम। ऑल्सो आई प्रेफर राइटिंग डायरी, बिकॉज वो तो किसी को रिवील नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल आप अच्छे से लॉकर में रखो उसे। या इट डिपेंड्स ना कि तुम्हारे आसपास वाले कैसे हैं। वही। बट मैम या डायरी राइटिंग अ तो डायरी बिल्कुल वर्क्स नहीं। फॉर मी अ लॉट आल्सो। मैम वो घर राइटिंग वाले करने देखिए वाले उन्हें डायरी की कंफ्यूज बहुत है। क्यूरियोसिटी होती है। हाँ एक यस मैम। एज तक मेरे को ये सारी चीजें होती है पेरेंट्स के साथ, बट आफ्टर अ सर्टेन एज पेरेंट्स भी थोड़ा समझते हैं एंड दे गिव यू देयर प्राइवेसी। वो एक एज होता है जहाँ पे ना बच्चे और पेरेंट्स का नहीं बनता बस। वो यही वाला एज है। हाँ एंड एक और चीज है, जब वो फेज हो रहा होता है ना, तब ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता एंड ये वो। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं बेचारे, मतलब हम इनको बाहर निकालेंगे, ये लोग सही नहीं है। तो वो उनका भी कंसर्न है और हमको भी ऐसा लगता है कि बस वही हमारे दुश्मन है। बट जब थोड़े बड़े होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये समझ आती है कि नहीं, पेरेंट्स ने उस वक्त शायद ये किया तो वो सही था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे ऑलवेज हैज टू बी राइट, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि उस वक्त अपन नहीं समझ पाते, बट इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप एंड सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो उस वक्त समझ आता है कि नहीं, वो स्टेप उनका जो था वो सही था। बट हम नहीं समझ पाए बिकॉज हम भी उस वक्त अलग ही थे कुछ। मैम एक क्वेश्चन और है। अभी मेरा मतलब मेरी फ्रेंड है, कल उसका मतलब कुछ मैटर हुआ, रिलेशनशिप की पता चली, एंड आफ्टर दैट पेरेंट्स ने उसके फोन ले लिया, स्कूल बंद करा दिया, कोचिंग बंद करा दिया। ऐसा ही हम्म। क्यों होता है? मतलब ऐसा इसलिए होता रिलेशन है, ही तो।
हाँ, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ अंडरस्टैंड हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी और हमारी जो जनरेशन है ना उसमें बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? मैम हमारे उसके खुद पेरेंट्स के को पेरेंट्स ने लव मैरिज की है सुनो आपकी। तो सुनो तो सुनो तो हमारे पेरेंट्स को ऐसे बड़ा किया गया है कि उनको माँ-बाप की सुननी है और अब हमारे पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि बच्चों की सुनो, ठीक है? तो इवन इफ पेरेंट्स ने खुद ने लव मैरिज करी हो, ठीक है? बट पेरेंट्स के दिमाग में तो ये है कि चूंकि हमारे माँ बाप ने हमको रोका तो इट इज द राइट थिंग टू डू कि हम भी अपने बच्चों को रोकेंगे एंड व्हाट दे फील इज कि अगर आप अभी एक रिलेशनशिप में आओगे है ना तो यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल अ रिलेशनशिप एंड आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपनी पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने करियर से अपने गोल्स से या जो भी है एंड इट विल गेट यू इनटू अ रॉन्ग पाथ तो ये चीज वो फील करते हैं और इसलिए वो ऐसा करते हैं बट ऐसा हर पेरेंट के साथ नहीं होता बहुत सारे पेरेंट्स यू नो सपोर्टिव भी होते हैं दे हैव देयर ओन कंसर्न्स कि हाँ अगर यू आर इन अ रिलेशनशिप बी इन अ रिलेशनशिप इट्स योर डिसीजन एंड एवरीथिंग बट कुछ चीजें हैं कि हाँ पढ़ाई पे नहीं इफेक्ट होना चाहिए तुम्हारे गोल्स पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए बट कुछ पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि नहीं अगर बच्चे को फ्रीडम देंगे तो शायद और बिगड़ जाए तो उसी वक्त स्टॉप लगा देना जरूरी है मैम कहाँ होते हैं ऐसे पेरेंट्स, गूगल पे भी नहीं मिलते। बट हाँ उस वक्त एज अ किड ये है कि अगर आप रिबेलियस बनोगे तो और दिक्कत होगी आपको बैठ के अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम ऐसा करें तो मैम हम ऐसा क्यों बात कर रहे हम सुनते ही नहीं है। हैं वो मुकेम्बो वाली वो वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जल्लाद हंटर लेके बैठा है सामने। और कौन है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ पे मैं मॉम। ओके दो लोग मिले और कौन है कोई है जो ये मैम मैं तो प्रॉब्लम फेस डेली नहीं कर रहा करती हूँ। हो अभी मेरे तो यार पेरेंट्स देखो तो ये सारी एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइक कुछ भी सिचुएशन हुई तो पहले गुस्सा हम्म करेंगे फिर एक्सप्लेन कर देंगे, एंड दैट्स इट। ओके ओके बट हाँ एक चीज है अभी वो एज ही ऐसी है ना कि तुम्हारी पेरेंट्स इतनी नहीं बनने वाली बट आफ्टर सम इयर्स ना यू विल गेट बैक इन दैट कंफर्ट जोन जहाँ तुम अपनी मम्मी को बैठा बैठा के बता रहे हो कि यार मम्मी ऐसा है वैसा है वो होता है हाँ जरूरी नहीं है सबके साथ हो पर होता है मैम इसे मतलब कल मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड पता चला तो कल से मेरे पापा तेरा भी होगा बेटा।